हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 13 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इसमें से जो स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं, आपको इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है, गलत कथन है, वो आपको सिलेक्ट करना है कि अलिखित संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इनमें से क्या गलत है। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज, फर्स्ट विकल्प आपके पास है बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, कि ये जो है ये सम्मेलनों और प्रथाओं पर आधारित है। ऑप्शन बी कहता है कि इट टेंड्स टू बी लेस रिजिड देन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि लिखित संविधान की तुलना में कम कठोर ये होता है। ऑप्शन सी इज इट टेंड्स टू बी मोर रिजिड देन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि लिखित संविधान की तुलना में ये अधिक कठोर होता है। या ऑप्शन डी, इट कैन रिस्पॉन्ड बेटर टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम, कि समय की बदलती जरूरतों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया ये दे सकता है। तो देखिए, आपको गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कि इट टेंड्स टू बी मोर रिजिड, क्योंकि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लेस रिजिड होता है। तो इसने बोला था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा रिजिड होता है, तो ये लेस होता है। ये स्टेटमेंट जो थी ये गलत हो गई आपकी। बाकी जो ऑप्शंस थे वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आपको बताना है कि जिन देशों के आपको नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो देश है जिसका संविधान जो है वो लिखित नहीं है। 4 विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए है इंडिया, बी है ब्रिटेन, सी इज फ्रांस एंड डी इज यूएसए। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। और आपको ये बता दूं कि न्यूजीलैंड और इजराइल का भी जो संविधान है वो भी अनरिटन है, वो भी लिखित नहीं है। तो ऐसे हमारे पास 3 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके, जिनका संविधान जो है वो लिखित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज एम्फेसिस ऑन, इसमें भारतीय संविधान किस चीज पर जोर देता है। ऑप्शन ए इज प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन बी कहता है ऑपोजिशन टू ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सभी प्रकार के भेदभाव का विरोध। ऑप्शन सी इज प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सभी के लिए समान अवसरों का प्रावधान। या ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल द अबव, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डिस्क्रिमिनेशन के ऑपोजिट वो, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का ये काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हेडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा का नेतृत्व किसने किया। 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब जो है वो है इसका आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, और ये जो है ये बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको बताना है कि मिनी संविधान, छोटा संविधान किसे कहा जाता है। 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी है 42वां संविधानिक संशोधन, या ऑप्शन डी 44वां संविधानिक संशोधन। तो सही जवाब जो है इसका आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा, वो है ऑप्शन सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, which among the following was a earlier a fundamental right but was made a legal right through the 44th constitutional amendment act। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के माध्यम से इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन सी इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। या ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What among the following has not been taken from the British Constitution in the Constitution of India? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या वो चीज है जो भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। चार विकल्प है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री रूल यानी संसदीय शासन, ऑप्शन बी सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी कैबिनेट प्रणाली कैबिनेट सिस्टम। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ब्रिटिश से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? पार्लियामेंट्री रूल, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, ये सारी चीजें जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following statement is or are true about the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो 1976 के 42वें संशोधन संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में सच है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि मौलिक अधिकारों पर सिद्धांतों को निर्देशित करने की पूर्वता। ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, कि मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, कि किसी भी अदालत में संवैधानिक संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। या और ऑप्शन डी कहता है कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो देखिए सही जो जवाब है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्योंकि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें इन सभी चीजों का जिक्र हुआ है, और यही कारण है कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? इसमें आपको बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि दे एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच द सिटीजंस कैन लीड अ गुड लाइफ, कि ये जो हैं वे सामाजिक और आर्थिक स्थिति बनाने का लक्ष्य रखते हैं जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन जी सके। ऑप्शन बी कहता है कि दे एम टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट, कि वे एक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि दे आर लीगली एनफोर्सेबल, कि ये जो है वो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। ऑप्शन डी कहता है कि नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं है। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, कि दे आर लीगली इन्फोर्सेबल जो है ये गलत है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो कानूनी रूप से लागू करने के ये योग्य नहीं है, मतलब लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये महत्वहीन है, कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी आर एन इन्फ्लुएंस ऑफ द डैश। आपको बताना है कि जो राज्य नीति के निर्देशक हैं सिद्धांत वो किसके प्रभाव के अंदर आते हैं, मतलब हमने वो किससे लिए हैं। ऑप्शन ए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन डी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वहां के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये अडॉप्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इसमें आपको बताना है कि संविधान का जो अनुच्छेद 356 है वो किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है कि स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में सीटों की संख्या को ये निर्देशित करता है। ऑप्शन बी कहता है कि इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा की सीटों को निर्देशित करता है। ऑप्शन सी इज द प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर्स,
कि ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को ये दर्शाता है। ऑप्शन डी कहता है कि इट डिक्लेयर्स हिंदी एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, कि ये हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा को के रूप में घोषित करता है। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, कि जो आर्टिकल 356 है वो प्रेसिडेंट की पावर्स को दर्शाता है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है। और जो बाकी ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए जो है कि कौन सा वो आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 80, जो ये बताता है कि राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी। और जो लोकसभा की सीट्स को स्पेसिफाई करता है वो है आपका आर्टिकल 81। और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिक्लेयर करता है वो है आर्टिकल 343, 343। क्वेश्चन नंबर 12 है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर एनी कोर्ट और एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एज अल्टर वाइड्स और नल एंड वॉइड if found to be unconstitutional or against the rule of law is referred to as। देखिए ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कानून या सरकार के कार्यों को अल्ट्रा वायर्स या अशक्त और शून्य घोषित करने की जो शक्ति है, कि यदि यह ऐसे विधानिक या कानून के नियम के विरुद्ध पाया जाता है, इसको हम किस रूप में संदर्भित करते हैं, कि इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक समीक्षा। ऑप्शन सी पॉलिटिकल रिव्यू, राजनीतिक समीक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि कोई भी जो नियम है वो मतलब अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो ये क्या कर सकते हैं, उसको नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है which of the following reforms is not correctly matched with the year in which it took place। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सुधार है वो उस वर्ष के साथ उसका सही ढंग से मेल नहीं खाता, मतलब उसका जो ईयर है वो करेक्ट नहीं दिया गया है, आपको वो पहचानना है। ऑप्शन ए है द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, कि मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स थी वो 1909 में हुई। ऑप्शन बी इज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1950, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1915 में। या ऑप्शन सी द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ऑप्शन डी कहता है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो सही जवाब इसका जो है वो है आपका विकल्प बी, कि जो मोन्टागे चेम्सफोर्ड सुधार 1915 है ये इसका करेक्ट नहीं दिया गया है, ये इसका ईयर होना चाहिए यहाँ पर 1919। 1919 के अधिनियम के तहत, जिसे मोन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, भारत के संवैधानिक विकास के लिए कई योगदान है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का वो है क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट गेव द रूलिंग दैट while the parliament could amend the fundamental right also, it was not competent to change the basic structure or framework of the constitution। कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद फंडामेंटल राइट के में संशोधन कर सकती है, जबकि यह संविधान के मूल ढांचे या ढांचे को बदलने के लिए सक्षम नहीं था। चार विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए है केशव नंदन भारती केस, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन सी वामन राव केस, या ऑप्शन डी गोलकनाथ केस। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए, केशवनाथ भारती केस, सॉरी केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है ये 1973 में है। तो इसके द्वारा एक याचिका दायर किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संसद में के फैसले को संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया। मतलब कि 1973 में जब ये एक फेमस केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने एक अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध है, इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब कि अगर जी कुछ भी हम करते हैं तो उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को हम अगर अमेंड कर रहे हैं तो उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसी के साथ जो मेन क्वेश्चन थे इस यूनिट के द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो यहीं तक थे। बट फिर मिलेंगे जल्दी ही आपको हम नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू।
Keep liking the videos, share them with your friends, and don't forget to subscribe the channel if you have yet not subscribed it. Thank you.